अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फखर में खुशामदीद। अनोखे लाडले ने अनोखी फरमाइशों का सिलसिला जारी रखा है और सवाल ये पैदा होता है कि अब इस अनोखे लाडले की फरमाइशें पूरी करेगा कौन, क्योंकि वो तमाम लोग जो अनोखे लाडले की फरमाइशें पूरी करते थे उन्होंने तो उसके आगे हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा भाई तेरे नाज हम मजीद नहीं उठा सकते। लेकिन अनोखे लाडले को चूंकि अब लाड उठवाने की आदत पड़ गई है, लिहाजा वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और अब तो रोते मुंह बसोरते बिलखते बच्चे की तरह एड़ियां रगड़ा है कि जनाब मुझे कुछ ना कुछ अब गोद में उठा लो, मुझे थोड़ा सा पुचकार लो, मुझे थोड़ा सा प्यार कर लो, क्योंकि मैं फिर आपका ताबेदार बच्चा बनूंगा। और साथ ही धमकियां भी दे रहा है कि अगर मेरे लाड नहीं उठाए, अगर मेरे मुतालबात को नहीं माना गया तो मैं ये कप उठा के ज़मीन पर पटक दूंगा, मैं इस खिलौने को तोड़ दूंगा। और ऐसी ऐसी धमकियां दी जा रही हैं जिनकी माजी के अंदर मिसाल नहीं मिलती। मिसाल देता हूँ आपको एक छोटी सी। इमरान खान साहब ने कल किया लाहौर में जलसा। लाहौर में जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर जो बातें की हैं उसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि मुझे ताहयात नाअहली से बचाया जाए। मेरी पार्टी पर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ममनुआ फंडिंग के केस में पाबंदी लगने वाली है, उस पाबंदी को किसी न किसी तरीके से ख़त्म कराया जाए और साथ ही इलेक्शन कराए जाएं। और इलेक्शन कराने की भी शर्त है कि उन इलेक्शंस कराने के नतीजे में कोई और नहीं जीतना चाहिए, किसी और को इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। इक़्तिदार में आएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही आएगा और वही इलेक्शन साफ़ और शफाफ तस्लीम किए जाएंगे जिसके अंदर इमरान खान या उसकी जमात को अक्सरियत हासिल होगी। अदरवाइज़ कोई इलेक्शन तस्लीम नहीं किया जाएगा। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के ये लाड जो है, ये उनके जो मुतालबात हैं, ये सुनेगा कौन, इनको मानेगा कौन और इनको अमली जामा कौन पहुंचाएगा? क्या कोई अभी किसी जगह पर ऐसा मौजूद है जिसके दिल में अभी भी इमरान खान की मोहब्बत हुमक रही है, उबल उबल के बाहर आ रही है और वो किसी न किसी ज़रिए से इमरान खान के आंसू पूछने के लिए तैयार हो सकता है? सवाल ये भी पैदा होता है कि इंतखाबात फौरी तौर पर ना होने की सूरत में इमरान खान साहब और क्या क्या कर सकते हैं अनारकी और फसाद के अलावा, उनके पास और कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं? इस सवाल का भी हमें जवाब तलाश करना चाहिए कि कल के जलसे में शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से जिस खदशे का इजहार किया गया कि इमरान खान ताहयात नाअहल होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी आयद होने जा रही है, उनको आखिरकार इस ख़तरे का इदराक कैसे हुआ? उन्हें किसने आकर बताया कि फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान साहब की जमात के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनने वाला है? उनको आके किसने बताया कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के इस वक्त केसेस की तलाश की जा रही है, उनके इर्द गिर्द जो शिकंजा टाइट किया जा रहा है, वो आखिरकार जाके ख़त्म होगा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत होने वाली सज़ा में, जिसका हतमी तौर पर जो सबसे ज़्यादा सज़ा है वो ताहयात नाअहली है, जिसका शिकार नवाज शरीफ साहब भी हुए और जहांगीर तरीन साहब भी हुए और अब नवाज शरीफ साहब भी अब इमरान खान साहब भी उसी सफ़ में जाने के लिए तैयार हैं। इस सवाल का भी जायज़ा लेना चाहिए कि इमरान खान साहब ये जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और अपनी ताहयात नाअहली है, इसके ख़तरे को दूर करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, कौन सा तोड़ अपना सकते हैं और जो कोई नया बयानिया इस हवाले से क्या तश्कील कर सकते हैं? इन तमाम सवालात का जायज़ा लेते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के जलसे की, क्योंकि इमरान खान साहब के जलसे के अंदर बहुत ही ऐसी बातें की गई जो एक जानिब तो वो तज़ादात का मजमुआ भी थी, लेकिन दूसरी जानिब उनके अंदर कई जगहों पर छुपे हुए पैगामात भी मौजूद थे। ख़ास तौर पर उन्होंने ज़िक्र किया है एक मरतबा फिर साजिश का, और इस मरतबा उन्होंने साजिश के दायरा कार में भी इजाफा किया, क्योंकि पहली दफ़ा जब उन्होंने 27 मार्च के जलसे में जेब से कागज़ निकाल के लहराया था तो वो साजिश सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात पर मुहित थी, और उसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई थी क्योंकि इमरान खान साहब ने अमेरिकी जो ख्वाहिश थी या अमेरिकी जो इशारा था कि रूस ना जानने का, इमरान खान साहब ने उस ख्वाहिश के बरखिलाफ़, उस दबाव को खातिर में न लाते हुए रूस का दौरा कर लिया और वहाँ से उन्होंने अपने लिए कुछ फ़ायदे हासिल किए, जिसका ऐलान उन्होंने कल लाहौर के जलसे में भी किया कि रूस हमें
30% कम कीमत पर पेट्रोलियम प्राइसेस देने पर आमादा था। इसके साथ साथ रूस इस बात पर भी आमादा था कि वो पाकिस्तान को सस्ती गंदम देगा और इसके लिए हम उनसे मुआहदा करने वाले थे, लेकिन हमारी हुकूमत को हटाने की साजिश कर दी गई। और डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे अमेरिका में, सद मजीद साहब, उनके साथ ना सिर्फ ऑफिशियली मुलाकात की बल्कि वहाँ पर नोट टेकर्स भी मौजूद थे जिन्होंने इस बात के बाज़ाब्ता तौर पर नोट्स भी लिए। ये वो बात है जो अमूमी तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से की जाती है और साथ साथ वो इस मुलाकात के जो लिंक्स हैं वो जोड़ देते हैं तहरीक अदम एतमाद से कि 7 मार्च को ये मुलाकात होती है और 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद दाखिल कर दी जाती है। और लेकिन कल के जलसे में उन्होंने इसके फैलाव में इजाफा किया। उन्होंने अपने आप को उम्मत मुस्लिमा के एक ऐसे लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जो किसी भी दबाव का सामना नहीं करता और साथ साथ इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो जंग है वो बहुत ही बड़े और वसी पैमाने पर लड़ा है। और उन्होंने ख़ुद इस बात का जिक्र किया कि मैंने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की जो यूनाइटेड नेशंस की यूएन असम्बली है, जनरल असम्बली है, उसके अंदर इस मामले को उठाया बल्कि OIC में भी उठाया, बल्कि जहाँ जहाँ जिस मुल्क मैंने दौरा किया वहाँ पर जाकर भी मैंने इस्लामोफोबिया के मसले को उठाया, जिसके नतीजे में जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक दिन को मुकर्रर कर दिया और कहा कि ये दिन इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन के तौर पर मनाया जाएगा। और यही वजह है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तमाम लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे या उनको तरवीज करते थे, उनको ये मेरी हरकत पसंद नहीं आई और उन्होंने इस साजिश के अंदर अपना हिस्सा डाला और अमेरिका के साथ मिलकर अगला काम उन्होंने सारा आसान किया और जिसके नतीजे में एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई इक़्तिदार में और वो हुकूमत चली गई इक़्तिदार से बाहर जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही थी। और ये जो तड़का लगाया है इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर कल के जलसे में, वो मज़हब के इस पहलू को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने का एक ऐसा अंदाज़ है जो यकीनी तौर पर दो धारी तलवार साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम मुखालिफ मगरिब में इस्लाम मुखालिफ जो जज्बात हैं उनका ज़िक्र किया और फिर उसको अपने साथ जोड़कर वो जो नज़मी एलिमेंट है उसको अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश की है, वो बुनियादी तौर पर इस सिमत में इशारा करता है कि इमरान खान साहब अब अगले अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है उसके अंदर मज़हब कार्ड को बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके असरात हमारी सोसाइटी पर बहुत ही ज़्यादा गंभीर इसके असरात होंगे। दूसरा नुक्ता जो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर इस्तेमाल किया और जिसका उन्होंने बहुत तफसील के साथ ज़िक्र किया वो था टर्न कोट्स के हवाले से। वो तमाम अरकान जो अपनी वफ़ादारियाँ बदल देते हैं और अपनी वफ़ादारियाँ बदलने के बाद वो दूसरी तरफ जाकर मिल जाते हैं और उनको और अपनी जो पार्टी है उसके राय के ख़िलाफ़ अपनी राय का इजहार करते हैं। यानी वो तमाम अरकान जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन जीते थे और इस मरतबा वो मुनहरफ हो गए और उन्होंने अपनी इमरान खान साहब के साथ अपनी लॉयल्टीज़ को बरकरार ना रखने का फ़ैसला किया। और उसके लिए इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि लोअर दीर के जलसे में उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि ये तमाम लोगों को आपने इबरत का निशान बना देना है। ये लोग इस बात को जानते नहीं कि इनके बच्चे जब स्कूलों में पढ़ेंगे, जब वहाँ पर जाएंगे तो वो उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो क्लास फेलोज़ हैं, वो इस बात का इजहार करेंगे कि ये देखो ये लोटे का बच्चा आ रहा है। और इसी तरीके से उन्हें अपने बच्चों की शादियाँ करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इस किस्म की उन्होंने बहुत सारी बातें की। कल लाहौर के जलसे में भी उन्होंने इस बात का इजहार किया, ऑल्दो तकरीबन इन्हीं अल्फाज के साथ, लेकिन एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने इस बात का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने मुतालबा किया वो तमाम लोग चाहे वो किसी भी जमात के साथ ताल्लुक़ रखते हों, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नाम लिया। उन्होंने कहा जी मैं मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी ये बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात कर रहा हूँ, मैं जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों से भी बात कर रहा हूँ, मैं तमाम पाकिस्तानियों से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि वो तमाम लोग जो वफ़ादारियाँ तब्दील करते हैं उनको क़यामत तक आपने असम्बली में नहीं पहुंचने देना। क्योंकि अगर एक बंदा भी ऐसा असम्बली में पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि मेरी कौम मेरी बात को या इस लोटाइज़म को ख़त्म करने में संजीदा नहीं है। और साथ ही
उन्होंने जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उससे उन्होंने कहा कि जनाब क्या आप मेरी इस बात पर कायम हैं। यानी एक मरतबा फिर ये जो पोलिटिकल मुनहरफ अराकीन हैं इनकी वफादारियों को ना सिर्फ मशकूक करने की कोशिश की गई बल्कि पैसों का भी जिक्र किया गया, सिंध हाउस का भी जिक्र किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि PTI और ख़ासतौर पर PTI चेयरमैन जिन लोगों पर वफादारियां तब्दील करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्होंने आज तक इमरान साहब के ख़िलाफ़ एक मरतबा भी वोट नहीं दिया। किसी जगह पर किसी भी फ्लोर पर जाकर उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाकर तहरीक अदम एतमाद में वोट देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो तहरीक अदम एतमाद का बाइकआउट कर दिया और किसी भी मुनहरफ रुकन ने शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया। बल्कि वो तमाम पार्टीज़ जो माजी में इमरान खान साहब की इत्तहादी जमातें थीं, उन्होंने अपना जो इत्तहाद है वो इमरान खान साहब की जमात के साथ ख़त्म करके अपोजिशन के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ जोड़ा और उसके बाद वो आगे चले। अब बुनियादी तौर पर यहाँ पर बात ये बनती है कि इसका आगाज़ यानी लोटों को पार्टी से निकालने का और सियासत से निकालने का आगाज़ इमरान खान साहब को खुद करना चाहिए। वो तमाम अराकीन जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में बैठकर आए थे और इमरान खान साहब बनी गाला में बार बार उन लोगों के गलों में मफरल डाल रहे थे, उनको अपनी पार्टी से निकालने का ऐलान करें। फवाद चौधरी साहब को अपनी पार्टी से निकालने का ऐलान करें, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को अपनी पार्टी से निकालने का ऐलान करें, और उन जैसे बेशुमार अराकीन जो आए थे और उसके बाद वो भी टर्न कोर्ट से ना उस वक्त अपनी पार्टी की टिकटों को वापस करके आए थे, उनको अपनी पार्टी से निकाल दें। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक और बात की, उन्होंने हाज़रीन से इस बात का हल्फ लिया कि आप चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे ना दें, लेकिन उन लोगों को आपने वोट नहीं देना जिनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, जिनके बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स हैं और जिनके तमाम तर जो वफादारियां हैं वो बैरून मुल्क जाकर लगती हैं। तो इससे पहले इस बात पर भी इमरान खान साहब को खुद पे सबसे पहले अमल करना चाहिए। शहबाज गिल को अगले इलेक्शन में उन्होंने बिल्कुल टिकट नहीं दे दी, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन्स भी हैं, अमेरिका में पढ़ाते भी हैं, अमेरिका से उनकी तनख्वाह आज भी आ रही है। जुल्फी बुखारी को किसी किस्म का टिकट नहीं देना, क्योंकि वो इस वक्त भी बरतानिया के शहरी भी हैं, बरतानिया के अंदर उनकी जायदादें भी हैं, बरतानिया के अंदर उनके कारोबार भी हैं। फैसल वाउडा को उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, खुद उनको अपने कहे पर अमल दरामद करते हुए, क्योंकि वो अमरीकी शहरी भी थे, उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ी भी, लेकिन इसके बावजूद आज भी उनके तमाम के तमाम बिजनेस इंटरेस्ट अमरीका के साथ जुड़े हैं। किस किस का नाम लिया जाए जो इमरान खान साहब के साथ मौजूद है? आज़म स्वाति साहब जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे बिल्कुल उनके पीछे खड़े थे। क्या आज़म स्वाति साहब के जो फैमिली है या उनके बिजनेसेस हैं वो बैरून मुल्क नहीं है? सवाल ये नहीं है कि वो लोग बैरून मुल्क जो जिनके कारोबार हैं या जायदादें हैं वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। सवाल ये है कि बैरून मुल्क जो असासे बनाए जाएं, क्या वो जायज़ आमदनी से बनाए जाएंगे या नाजायज़ आमदनी से? लेकिन चूँकि इमरान खान साहब बहुत सारी चीज़ों को एकदम से ही जोड़ देते हैं, लिहाजा बाद में वो खुद अपने ही कहे पर फंस जाते हैं। इसके साथ साथ लेक्चर दिया उन्होंने, एक मरतबा फिर तारीख़ पर लेक्चर दिया, सराजुद्दौला का जिक्र किया, मीर जाफ़र का जिक्र किया, मीर सादक का जिक्र किया। हर एक बंदे को वो माशरती अलूम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कल भी उन्होंने माशरती अलूम ही पढ़ाया। इसके साथ साथ एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद की, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हर एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही आता है, जिससे ये बात साबित होती है कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है। लिहाजा इस बाइस्ड इलेक्शन कमीशन को हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे और साथ ही इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाएगा। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब अपनी ये जो कैंपेन है ये किस हद तक आगे बढ़ाएंगे और इस कैंपेन को अगला किस नुक्ते पर लेके जाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि लोगों को तैयार रहना चाहिए मेरी अगली कॉल का, और मेरी अगली कॉल होगी लोगों को इस्लामाबाद की तरफ बुलाना। यानी एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च या धरने का प्लान इस वक्त इमरान खान साहब के जहन में है, और ये वही मंसूबा है जिसका कल मैंने आपके साथ एक वीलॉग में जिक्र किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब संजीदगी से ना सिर्फ सोच भी रहे हैं बल्कि इस बात का उनको अंदाज़ा है कि कोलिशन गवर्नमेंट का एक यकसानियत के साथ या एक तसलसल के साथ
आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा उसके लिए किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई हर्डल क्रिएट की जाएगी ताकि वो आगे ना बढ़ सके और अपनी दुरुस्त परफॉर्मेंस ना दे सकें। और जिस वक्त वो समझेंगे कि अब इत्तेहाद के अंदर किसी न किसी जगह पर कोई क्रैक नमूदार हो गया है, वही लम्हा होगा जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल वही हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, यानी वो कौन है जो इस वक्त भी इस अनोखे लाडले का लाड उठाने के लिए तैयार है। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इमरान खान साहब ने माजी में कल भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ में 3.5 साल तक करप्शन के केसेस चलाने और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा, उनकी पुश्तपनाही ताकतवर लोग करते थे। और ताकतवर लोगों का मतलब ये है कि उनके नज़दीक ये जो करप्शन है ये कोई मानी नहीं रखती। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो करप्शन केस चलाने के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म थे। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी केसेस चल रहे हैं। तो वो ताकतवर लोग कौन हैं जो ये केसेस चलने नहीं देते? अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरा ख्याल है वो ताकतवर लोगों का इशारा उनका उसी तरफ है जहां का जिक्र करते हैं वो सिराजुद्दौला साहब के फौजी जर्नैल की तरफ, यानी मीर जाफ़र की तरफ। अब ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ इस वजह से भी बनती है कि उनके जो लिंक्स हैं इस वक्त इमरान खान साहब वो अपने उन लिंक्स के साथ अभी तक अलाइनमेंट में भी है और वो ये समझते हैं कि कोई वक्त ऐसा आ सकता है नवंबर से पहले या नवंबर के बाद जहां पर एक मर्तबा फिर उनको वो सपोर्ट मिलना शुरू हो सकती है मुमकिना तौर पर जो वो चाहते हैं और उसी के नतीजे में वो ब्रेक थ्रू ले सकते हैं इक़्तिदार में आने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट अपना जो न्यूट्रलिटी का जो उन्होंने एक ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया, क्या वो अपनी इस न्यूट्रलिटी को किसी न किसी लेवल पर ख़त्म कर सकती है? और यहीं पर अगले सवाल का अंदाज़ा होता है फसाद, खाना जंगी की धमकी, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाया जा सकता है। क्योंकि कल शेख रशीद अहमद साहब ने भी जलसे से खिताब करते हुए इस बात का बरमला इजहार किया कि अगर इमरान खान का बाल भी बाका हुआ तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी और ऐसा बड़ा हादसा होगा कि उसका कोई भी उससे बच नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी लेवल पर एक ऐसी सोच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में पाई जाती है कि हमने अगर हमारे हालात, अगर हमारी पॉलिटिकल जो स्पेस है उस हद तक आज़ादाना नहीं मिलेगी तो हमने कोई ना कोई चोर रास्ता इख्तियार करना है, कोई ना कोई ऐसा काम करना है जिससे अनारकी की कैफियत पैदा हो जाए, जिससे फसाद की कैफियत पैदा हो जाए और इदारों के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाए कि यार अब हमें इसमें सूरत हाल में इंटरवीन करना चाहिए। और जब वो इंटरवीन करेंगे तब इसका मतलब ये होगा कि वो एक ऐसा बारगेनिंग पॉइंट होगा जहां पर इमरान खान साहब अपने लिए कुछ ना कुछ हासिल करने की पोजीशन में होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है इमरान खान साहब की ताहयात नाअहली का और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर मुमकिना पाबंदी का, क्योंकि इस पहलू का इजहार इमरान खान साहब ने भी खुद अपनी तकरीर में भी किया है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस बात का इजहार किया है कि जनाब ऐसा कुछ होने जा रहा है कि इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। और इसीलिए इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद के सिलसिले को जारी रखा। कल जलसे में भी उन्होंने तनकीद की, उनको मुस्लिम लीग नून का रुकन भी करार दिया और उसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग के मामले को एक मरतबा फिर उलझाने की कोशिश की। और उनका कहना था कि हम वो वाहिद जमात हैं जो फंडिंग लेके आती है, लेकिन ये किसी भी तरह की ममनुआ फंडिंग नहीं है। और साथ उन्होंने मुतालबा किया कि हमारा केस सुने, ज़रूर सुने, लेकिन साथ पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का केस भी सुने, जबकि ये केस तो खुद ही बहुत ज़्यादा पुराना है। इमरान खान साहब ने खुद इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये केस तकरीबन 7.5 साल से ज़ेरे इल्तवा है। इस केस को दायर हुए 2710 दिन हो चुके हैं और इसकी अब तक 180 समातें हो चुकी हैं, जिसके अंदर 60 मरतबा इस केस को मार्ज़े इल्तवा में डालने के लिए दरख्वास्त खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से दी गई। 9 मरतबा वकला को तब्दील करके भी इल्तवा लिया गया और इसके साथ साथ ये
कानून की खिलाफ वर्जी का एक बहुत ही बड़ा मामला है। अकबर एस बाबर साहब एक तवील अरसे से इस केस को परसू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। और अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वाज़े अहकामात आ चुके हैं कि 1 महीने के अंदर इस केस का फैसला किया जाए, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे दस्तावेज़ और बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स सामने आ चुकी हैं जो इस बात का इशारा कर रही हैं कि जनाब यहाँ पर कुछ मुमकिना हैंकी फैंकी हुई, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर खान साहब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने ये दरख्वास्त ना करते कि जनाब जो फ़ंड्स आपको मशकूक लग रहे हैं उन फ़ंड्स को आप ज़ब्त कर लें और इस केस को बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी फंडिंग हुई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को भी पता है कि ये ममनुआ फंडिंग हुई है, लिहाजा वो पैसे देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, और इमरान खान साहब इसी काली दाल से डर रहे हैं। और देखना यह है कि अब उनका फ्यूचर लाहेअमल क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अभी इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया है, और इन इंटरव्यूज़ के अंदर भी किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर सामने आएगी। और देखना यह है कि इमरान खान साहब कब तक कंट्रोवर्सी से खुद को दूर रखते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।